हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मंदाज क्लासेस। आज की डेट है 5 जनवरी 2023। तो देख लेते हैं कौन कौन से करंट अफेयर्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला करंट अफेयर होगा वो सावित्री बाई फुले जी के बारे में होगा। दूसरा मुरल आर्ट के बारे में। तीसरा रानी वेलु नाचियार के बारे में। चौथा होगा एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अप्पू भी बोल सकते हैं। और पांचवा आर्टिकल होगा इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में। छठा परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के बारे में। और लास्ट का आर्टिकल जो कि सातवां आर्टिकल है वो होगा वायरो वॉर के बारे में। एक टाइप का वायरस है, इसके बारे में जानेंगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो बढ़ते हैं हमारे पहले आर्टिकल की तरफ। हमारा पहला आर्टिकल जो कि सावित्री बाई फुले जी के बारे में, ये न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, जन्म दिवस था। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए, मतलब होमेज दिया, इन्हें ट्रिब्यूट दिया सावित्री बाई फुले जी को। इनके जीवन के बारे में थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था 3 जनवरी को हुआ था 1831 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? सतारा डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में। और कौन सा गांव था? नया गांव था। ठीक है, तो इनके जन्म के बारे में ये डिटेल होगी। अब ये क्या थी, इनका मतलब व्यक्तित्व कैसा था, उसके बारे में जानते हैं। देखिए उस टाइम पे 1831 का टाइम आप याद कीजिए। 1831 का टाइम जो हमारा इंडियन समाज था, इंडियन सोसाइटी थी, बहुत सारी आपकी इल प्रैक्टिसेस से जूझ रही थी। इल प्रैक्टिस यानी कि कुरीतियां हमारे समाज में व्याप्त थी। कौन कौन सी कुरीतियां थी? क्योंकि जैसे कि आपकी जो सोसाइटी थी, जो आपके सामाजिक नियम कानून उस टाइम पे बहुत ज्यादा थे। ये मत करो, वो मत करो, औरतों का बाहर निकलना मुश्किल था। ठीक है, घूंघट में रहना चाहिए। वो औरतों के लिए पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा ऑपरेशंस थे, क्योंकि पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। औरत को घर के काम काज के लिए ही उपयुक्त समझा जाता था। ठीक है, और इक्वालिटी का दर्जा तो बिल्कुल था ही नहीं। जस्टिस का कोई बात ही नहीं थी, मतलब उन्हें इक्वालिटी, लव ऑफ इक्वालिटी और लव ऑफ जस्टिस जो आज के टाइम में लेडीज को और एक वुमेन को मिलता है, उस टाइम पे तो कल्पना मात्र भी नहीं था। ठीक है, और ऐसे समाज में ये सावित्री बाई फुले का नाम एक ऐसी मतलब किरण बन के आया वुमेन्स के लिए, वुमेन सोसाइटी के लिए, जो कि बहुत बड़ा मतलब एक हितकारी साबित हुआ। किस लिहाज से हितकारी साबित हुआ? इन्होंने वुमेन्स के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा उस टाइम पे है कि उस टाइम पे, उस समाज के टाइम पे, जो इंडियन समाज था, उस वक्त ये पहली वुमेन टीचर बनी थी। ठीक है, ये आपकी एस सी एस टी कम्युनिटी से, ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। ऐसी पिछड़े समाज से बिलोंग करने के बावजूद भी ये उस समाज की पहली वुमेन टीचर बनी थी। ठीक है, ये दलित समाज से बिलोंग करती थी। और कौन सी कम्युनिटी से? माली कम्युनिटी से। ठीक है, माली कौन सी कम्युनिटी होती है? ऐसी कम्युनिटी जो कि आपकी महाराष्ट्र में व्याप्त है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके मतलब वैवाहिक जीवन के बारे में। 1840 ईस्वी में, जबकि ये सिर्फ मात्र 9 साल की थी, इनकी शादी कर दी गई थी ज्योतिराव जी से। ज्योतिराव जी का जिनका नाम पूरा था महात्मा ज्योतिबा फुले। ये भी बड़े प्रसिद्ध उस टाइप के वो रहे, समाज सुधारक रहे उस टाइम पे। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे, आपके एंटी कास्ट एक्टिविस्ट थे, क्योंकि ये भी आपके एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। तो इन पे बहुत ज्यादा ऑपरेशन हुआ। इनकी बात नहीं, पूरा जो समाज था आपका, लोअर तबका था, उस पर बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता था ऊपर के समाज के द्वारा। ठीक है, और जो आपके वेल ऑफ फैमिलीज थी, ठीक है, उनके द्वारा बहुत ज्यादा ऑपरेशन होता था। तो ये एंटी कास्ट एक्टिविस्ट थे, मूवमेंट चलाते थे। ठीक है, सोसाइटी में जो आपकी कुरीतियां व्याप्ति, सोशल इल्स थी, ठीक है, उनके खिलाफ ये लड़ते थे। और इन्होंने एजुकेशन को बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया, ना कि औरतों की एजुकेशन को, हर तबके की एजुकेशन पे, यानी कि लोगों को एजुकेट होना चाहिए। उन्होंने मतलब पूरा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस मूवमेंट को उठाया। ठीक है, तो औरतों की एजुकेशन के बारे में भी खासकर अपने दलित समाज के लिए इन्होंने बहुत बड़े काम किए। जो फुलेज थे, फुले जब यहाँ पे दोनों को कंबाइन कर दिया, सावित्री बाई फुले क्योंकि इनकी शादी हो चुकी थी, प्लस आपके महात्मा ज्योतिबा फुले, इन दोनों ने पहला गर्ल कॉलेज खोला, गर्ल स्कूल खोला। गर्ल्स स्कूल ने भिडेवाड़ा में, जो कि कहाँ पे है? पुणे में, 1948 में खोला। ये करंट अफेयर्स का आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहला गर्ल्स स्कूल आपका, इंडिया का पहला गर्ल्स स्कूल था वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो 1948 के बाद हम चलते आगे, 4 साल बाद की बात करते हैं। 1900 सॉरी 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 1948 में खोला था, मगर हम पीछे आ जाते हैं, लगभग आपका 100 साल पीछे आते हैं। तो 100 साल पीछे आने से हमें क्या पता लगेगा? 1852 में जो इन्होंने आपका गर्ल्स के राइट के लिए
बहुत ज्यादा इन्होंने मतलब एडवोकेसी की थी, ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश किया जिसका नाम था महिला सेवा मंडल। एडवोकेसी करने के लिए उनकी अगुवाई करने के लिए इन्होंने एक मंडल की स्थापना की जिसका नाम था महिला सेवा मंडल, कि महिलाओं के उत्थान की बात करती थी, उनके राइट्स की बात करती थी, उनकी मतलब जब कोई औरत उस टाइम पे विडो हो जाती थी तो सती प्रथा थी, एक तो सती प्रथा थी कि उसको अपने पति के साथ ही सती होना पड़ता था, और अगर वो लेडी प्रेग्नेंट है और उस टाइम पर विडो हो गई तो जो बच्चा उसे जन्म जन्म लेता था तो उसको बच्चे को मार दिया जाता था। तो ये सारी ऐसी कुरीतियां, और बाल को वो जो औरत थी उसके सिर को गंजा कर दिया जाता था, तो इस तरह की कुरीतियां थी। तो इन कुरीतियों के खिलाफ ये लड़ी, तो इन्होंने जो स्टेब्लिश किया महिला सेवा मंडल स्टेब्लिश किया। तो 1860 में जो फूले इन्होंने ऑर्गेनाइज, जो मैंने अभी बात की थी कि बार्बर्स की स्ट्राइक की गई, ठीक है, उस किसके अगेंस्ट की गई, कि जो आपके विडो वुमेन्स की जो हेयर थे उनको शेव करना होता था, तो उसके अगेंस्ट ये स्ट्राइक हुई। और यहाँ पे जो बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इस्टेब्लिश किया गया, किसके अगेंस्ट, किसकी चीज के अगेंस्ट लड़की जो प्रेग्नेंट विडोज थी, वो जब अब उसकी जो बच्चा जन्मता तो उसकी डिस्क्रिमिनेशन होता था कि उसे मार दिया जाता था कि भाई अभी इसका तो पिता रहा नहीं तो इसका क्या होगा, इसकी इसका जन्म लेना तो एक तरह का पाप है, और इसको समाज में वो बहुत कुछ प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, तो इसको मर जाना ही इसका ज्यादा अच्छा है। तो इस चीज के खिलाफ, इस जघन्य अपराध के खिलाफ इन्होंने लड़ा, और इसको एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया जिसका नाम था बाल हत्या प्रतिबंधक गृह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनके बारे में। अब इन्होंने किसकी चीज की एडवोकेसी की, किसकी चीज को मतलब आगे बढ़ाया, इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया, कि एक आपका लोअर कास्ट अपर कास्ट दोनों कास्ट में मैरिज उस टाइम पे पाप समझा जाता था, अपराध समझा जाता था, तो इन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और इंटरकास्ट मैरिज का क्या नाम उसको प्रोत्साहन दिया, और मैरिज करवाई भी। विडो री मैरिज, कि भाई जो औरत विडो हो चुकी है उसको क्यों पूरी जिंदगी विडो की जिंदगी बितानी, प्रताड़ना सैनी समाज की, उसे भी एक अच्छी जिंदगी जीने का हक है, उसे भी दोबारा शादी करने का हक है। तो इसके फेवर में इन्होंने बहुत मुखर आवाज उठाई। ठीक है, दूसरी है इराडिकेशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज होती थी क्योंकि खुद ये इससे प्रताड़ित थी, क्योंकि 9 साल की उम्र में इससे शादी कर दी गई थी इनकी। तो ये तो बहुत लकी रही कि इन्हें इनके हस्बैंड ऐसे मिले जो इनको समझते थे, हर चीज समझते थे, और इनकी हर बात में साथ देते थे, और हर चीज का मतलब बहुत ध्यान रखा गया। मगर फिर भी थी तो ये गलत बात ही उस समाज में। तो चाइल्ड मैरिज का इराडिकेट करने के लिए, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए, उसका पूरा उन्मूलन करने के लिए इन्होंने बहुत सारे आंदोलन की। ठीक है, सती प्रथा और आपका दहेज का जो सिस्टम था उस टाइम पे, तो ऐसी ये बड़ी बड़ी आपकी कुरीतियां थी। ये कुरीतियों का एक बहुत बड़ा जत्था था जिसमें मुख्य कुरीतियां ये थी जो हमारे समाज को दीमक की तरह दिन प्रतिदिन पर सेकंड खाती जा रही थी। तो हमारे समाज को बचाने के लिए कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम, जिसमें से सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले का नाम अग्रणी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 1873 की तरफ हम अपना मुंह करते हैं। तो उसमें इन्होंने सत्य शोधक समाज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से करंट अफेयर का, कि 1873 में सत्य शोधक समाज की इन दोनों ने स्थापना की। 1854 में क्या हुआ, जो सावित्रीबाई फुले थी उन्होंने अपना पहला जो पोएम्स थी, काव्य था, काव्य फूले के नाम से अपना पब्लिश किया, जिसे हम इंग्लिश में पोएट्री ब्लॉसम्स भी बोलते हैं। ये मात्र 23 साल की एज में, ठीक है, 23 साल की एज में इन्होंने काव्य फूले के नाम से अपनी पोएट्री का एक कलेक्शन पब्लिश किया। फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक अपनी जो ये थी पोयम पोयम थी, इन्होंने पूरा एक बुक बनाई, उसको पब्लिश किया, किसके नाम से, भवन काशी सुबोध रत्नाकर के नाम से। शी पब्लिश भवन काशी सुबोध रत्नाकर, यानी कि द ओशंस ऑफ द प्योर जेम्स। ठीक है, तो 1892 में इन्होंने ये पब्लिश की। आगे बढ़ते हैं, अगला आर्टिकल हमारा मुरल आर्ट्स के बारे में। मुरल आर्ट्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इस ईयर पे यहाँ पे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है आर्टिकल, मतलब है तो सब कुछ पढ़ेंगे हम वही, पर कंटेक्स्ट डिफरेंट है। कंटेक्स्ट डिफरेंट किस लहजे से है। यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल ऑफ पीस, ये एक वर्ड नाम ध्यान रखना, वॉल ऑफ पीस। ठीक है, ये एक तरह का क्या है कि मॉडर्न मुरल आर्ट का एक नमूना है। वॉल ऑफ पीस, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे ना कि एनग्रेव किया जाता है। एनग्रेव करना मतलब उस पे वॉल पे, जो कि आपकी सॉलिड वॉल होती है, छत होती है, दीवार होती है, कुछ भी ऐसा सॉलिड चीज पर उस पे एनग्रेव की जाती है पीस,
जो वर्ड पीस है उस पे एनग्रेव किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एनबोस करना, देखो यहाँ पे कुछ कुछ देख रहे होंगे, जैसे बारिश लिखा हुआ है, सलामा लिखा हुआ है, शांति लिखा हुआ है, यानी पीस, जो आप हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे ना, पीस, वही वर्ड को एनबोस किया जाता है, एनग्रेव किया जाता है। और ऐसा है, ये जितना भी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे ये फूल पत्ती जो आपने दिए, यहाँ पे देखो लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ पे ये किया लिखा 250 वर्ड लैंग्वेज को यूज करके पीस वर्ड को उस पर गोदा गया है, कुरेदा गया है। ठीक है, यहाँ पर सलामा लिख दिया, शांति हिंदी में लिख दिया, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, उर्दू में, फारसी में, अरबी में, फ्रेंच में, जर्मन में, आपकी ब्रिटिश लैंग्वेज में, ठीक है, संस्कृत में, आपकी पर्शियन में, मतलब वर्ल्ड की 250 लैंग्वेजेस में इस पे आपकी वाल पे गुरेदा गया है। किसको? पीस को, पीस वर्ड को गुरेदा गया है। तो इसे क्या नाम दे दिया गया? वॉल ऑफ पीस का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर मोरल आर्ट को यूज किया गया, तो इसी को ही आपने क्या किया, क्या 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 सॉरी, क्या कह दिया है कि मॉडर्न मोरल आर्ट बोला है। ठीक है, ग्रेट वर्क ऑफ द मॉडर्न मोरल आर्ट है, नमूना है कौन? वॉल ऑफ पीस। ठीक है, ये आपकी क्या है, इसकी थोड़ी सी डायमेंशंस की बात कर ले तो 700 फीट लंबी ये आपकी वाल है। ठीक है, जिसे केरला की गवर्नमेंट ने, यानी कि वहां के कॉलेज स्कूल है जिसका नाम है गवर्नमेंट वोकेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल, जो चेरपुला सेरी में है, केरला में है, ये वहां पे बनाया गया है। ठीक है, एक्चुअल में तो मुरल आर्ट ये होती है जो रंग बिरंगे ऑर्गेनिक कलर्स से मिलके बनती है, ये आपकी मुरल आर्ट है। ये आपकी क्या है, मुरल आर्ट की पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई। मगर वॉल ऑफ पीस की अगर बात करें, जो अभी कंटेक्स्ट है आपका वॉल ऑफ पीस, ठीक है, वो ये वाला है। ठीक है, इस पिक्चर में दिखा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा मेन कंटेंट, यहाँ से मेन आपका आर्टिकल शुरू होता है, मुरल आर्ट। क्वेश्चन तो मुरल आर्ट के ऊपर आएगा, वॉल ऑफ पीस के बारे में नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि ये एक तरह की आर्ट फॉर्म है, यानी कि आर्ट वर्क है, जो किस पे बनाया जाता है? वॉल पे बनाया जाता है। आपकी वॉल आपकी क्या होती है? आपकी सीलिंग वॉल हो सकती है, जैसे कि आपके महल होते थे, केव्स होती थी, गुफाएं होती थी, तो परमानेंट वॉल होती थी, परमानेंट सरफेस पे ये आपकी बनाई जाती है। अब ये कुरेदी नहीं जाती है, आपके कलर से बनाई, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे होंगे ना, मोर की पिक्चर, देखो कितने डिफरेंट, कितने सुंदर कलर यहाँ पे यूज किए गए इस पिक्चर्स को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या कि ये आपकी एंशियंट वर्ल्ड में भी देखने को मिलती है, जो हमारी एंशियंट कल्चर है। ठीक है, तो उस कल्चर में भी इनका बहुत ज्यादा उपयोग देखने को मिलेगा, तब उस टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा ट्रेडिशन रहा है पहले से। तो ये जो पेंटिंग्स है, मुरल आर्ट्स है, ये हमारी आपकी कल्चर का एक पार्ट रहा है, ये ट्रेडिशनल है, ऐसा नहीं कि अभी इजाद हुई है। तो मुरल आर्ट हमारी ट्रेडिशन का पार्ट रहा है, एंशियंट कल्चर का पार्ट रहा है, एंशियंट वर्ल्ड का एक तरह का फॉर्म है, तो आर्ट का फॉर्म है। तो ग्रेटेस्ट ट्रेडिशन बोला जाता है इसको। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। अब ये थोड़ा एक, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में भी बनी है और डिस्क्रीट फॉर्म में भी बनी है। डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे कि कुछ टाइम के लिए बन गई, कुछ सदियों के लिए बन गई, फिर बीच में गैप आ गया, छोड़ दिया इसको बनाना, फिर लोग आए, फिर उन्होंने बनाना शुरू कर दिया उन्हीं मुरल आर्ट्स को। तो इस तरह से कुछ गैप भी मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए हिस्ट्री कि सेकंड बीसी से लेके 8th बीसी तक ये कंटिन्यू रहा, फिर बीच में गैप आ गया, फिर कब से शुरू हो गया? 10th एडी तक इसका आपका, इसका मतलब आपकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये इसका एक टेन्योर है कि कब से कब तक इसमें आपको इसकी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। और जो अर्लीस्ट आपकी मुरल पेंटिंग से सरवाइव कर गई, जो जो आपकी वेदर कंडीशंस कुछ आपकी डिस्ट्रॉय कर दी गई। ठीक है, जो विदेशी आक्रांताएं आए उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी। ठीक है, तो मगर फिर भी कुछ पेंटिंग जो सरवाइव कर गई, उसमें से आपकी अलौकिक पेंटिंग्स और अग्रणी, और जो आपकी बहुत ही ज्यादा मार्वलस वर्क जिसका दिखता है, वो आपकी अजंता केव्स में आपको देखने को मिलती है। अजंता मुरल आर्ट्स आपको देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में। तो ये अजंता जो पेंटिंग से दो फेज में बनाई गई, इसमें से जो ओल्डेस्ट है वो आपकी सेकंड बीसी में शुरू हुई है। यहाँ पे देख रहे हो ना, सेकंड बीसी। ठीक है, यही लिखा गया है कि जो अजंता है ओल्डेस्ट आपकी जो आती है, वो सेकंड बीसी, सबसे पुरानी जो है अजंता की आती है, जो सेकंड बीसी में फॉर्म की गई थी, बनाई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी फाइनल फेज में जो सबसे वंडरफुल आर्ट निकल के आई, वो 5th एडी में आपकी निकल के आई। और किसका पैट्रोनेज मिला, किसका संरक्षण मिला? वो वकाटाका जो आपकी डिनेस्टी थी, उनका संरक्षण आपको देखने को इसमें मिलेगा। अब मुरल आर्ट्स के बारे में थोड़ा सा और आप ये दोबारा से सेम वो आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके फीचर्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ये डिफरेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, मगर ये फॉर्म क्या है, इसकी इलस्ट्रेटिव फॉर्म है। इलस्ट्रेटिव मतलब ये कुछ दर्शाती है, कोई सेंस है, कोई थीम है। ठीक है, इलस्ट्रेशन से, यानी कि पिक्चर के थ्रू माध्यम, कोई थीम
को बताया गया, दर्शाया गया। जैसे कि आपका वहां पे कि कमल के फूल को दर्शाया गया, या आपके जो वो है, ये आपके अवलोकितेश्वरा का एक पिक्चर है मुरल आर्ट का, ठीक है। और आपका श्री कृष्ण का जो वो उसको आर्ट फॉर्म को दर्शाया गया, श्री कृष्ण जी की जो थीम है, ठीक है, उसमें दर्शाया गया है, ठीक है। और भी ऐसी कई तो इलस्ट्रेट किया जाता है, इलस्ट्रेशन है तो पिक्चर्स को कलर्स से बना के दीवारों पे इलस्ट्रेट किया जाता है, दर्शाया जाता है, ठीक है, किसी थीम को। तो यहाँ पे यही बोला गया डिफरेंट थीम्स इलस्ट्रेट की गई है। तो यहाँ पे इसकी दो बड़ी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। एक तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कल्चर देखने को मिलेगा आर्किटेक्चर में। जो भी आर्किटेक्चर आपको बनाएगा वो ऑर्गेनिक कलर से बनाएगा, बिल्कुल नेचुरल दिखते हैं कि मतलब जीवंत उदाहरण की तरह लगता है कि जैसे सजीव हो ये। एक तो ये, और ब्रॉड पब्लिक इंपोर्टेंस के पब्लिक लाइफ को बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस दिया गया। जैसे कि पूरे वहां का कल्चर क्या था पुराने टाइम की, जो सेकंड बीसी का जो समय था, उस टाइम पे क्या चीजें प्रचलित थी, जो कौन सा डांस प्रचलित था, कौन से खेल प्रचलित था, कौन सा डांस, कौन सा आर्ट, मतलब वहां के कल्चर को दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे ये देखो पब्लिक लाइफ को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया, ऑर्गेनिक जो बिल्कुल नेचुरल चीजों को बड़ा ध्यान दिया गया, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव बहुत होती थी, प्रैक्टिकल लाइफ को एक्सप्रेस करती थी, तो यहाँ पे इन चीजों में यही बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर्स का यूटिलाइजेशन, डिजाइन ऐसा बनाया गया, थीमेटिक ट्रीटमेंट मुरल पेंटिंग्स में यही देखने को मिलेगा। एक तो आपको ऑर्गेनिक कलर देखने को मिलेगा, डिजाइन बड़ा सुपीरियस मार्वलस देखने को मिलेगा, और थीम इसकी बड़ी ही आपकी एक रोमांटिक थीम भी देखने को मिलेगी आपको। एक आपका एनिमल्स का बड़ा पिक्चराइजेशन देखने को मिलेगा। दूसरा आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कि पब्लिक लाइफ का बड़े अच्छी तरह से इसका इलिस्ट्रेशन किया गया, ये है। तो इसकी कैपेबिलिटी क्या रही है कि बहुत ही एक्सट्रीम चेंज आपको देखने को मिलता है, क्या सेंसेशनल है, सेंसेशन ऑफ स्पेशियल प्रोपोर्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। तो बिल्डिंग जो स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी उस टाइम पे, उसका यहाँ पे प्रोपोर्शन आपको देखने को मिलता है। मुरल पेंटिंग्स जो है ये ऐसा बोला जाता है कि केवल ये इकलौती ऐसी आर्ट वर्क है जो थ्री डी डायमेंशनल है, ठीक है। आपको थ्री डायमेंशन देखने को भी आपको मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे कलर जो है कहाँ से डिराइव किए गए, कहाँ से आए उस टाइम पे कलर, जो टेराकोटा मिट्टी होती थी उससे आपका आया, चाक से आया, रेड होकर, जिसे गेरू बोलते हैं हिंदी में, जो लाल कलर होता है ना गेरू, ठीक है। आपकी जो गांव में माताएं बहनें होती है वो दीवारों पे कलर बनाती है, वो चित्र बनाती है, पुराने टाइम में बनते थे, आज भी शायद बनते होंगे कुछ पुरानी जगहों पे गाँव में, ठीक है। येलो गेरू होता है, येलो ओकर, ओकर मीन्स गेरू, उससे बनते हैं। और एनिमल फैट, जो एनिमल से हम घी निकालते हैं, ये उसकी चर्बी से उसको मिक्स करके, ताकि उसका कोहेसन हो सके कलर का दीवारों पे, तो उसे अच्छी तरह से जम सके वो कलर, ठीक है। तो यही बोला गया इसमें। मुरल पेंटिंग्स कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग, जो बाघ केव्स है मध्य प्रदेश में, और बादामी केव्स है कर्नाटक में, सित्तावनावासल जो आपकी केव्स है तमिलनाडु में, वहां पे उनको देखने को मिलेगा। और कैलाशनाथ टेम्पल में, एलोरा केव्स में भी आपको देखने को मिलेगी। ये सब जो आपकी पिक्चर्स है, ठीक है, ये सब उसी की पिक्चर्स मैंने लगाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसकी तीन टाइप की आर्ट बताई गई है। एक टेम्पेरा पेंटिंग्स बोली गई है, ऑयल पेंटिंग्स होती है, और फ्रेस्को पेंटिंग्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी तीनों पेंटिंग्स को आपको दिखाया गया। मैं इनके एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा क्योंकि आर्टिकल बड़ा लंबा हो जाता है फिर, और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो ये आपकी पिक्चर जो ऑयल पेंटिंग से बनाई गई है, ठीक है, आपकी टेम्परा पेंटिंग्स है, ये आपकी फ्रेस्को पेंटिंग्स है, ये आप आर्ट एंड कल्चर में आप पढ़ते ही होंगे इनके बारे में, ठीक है। अब थोड़ी थोड़ी सी और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुद्धिस्ट के जो पीतलखोड़ा में है, एलोरा में, महाराष्ट्र में, ठीक है। नाइन के जो आपकी विंध्या हिल्स में बनी हुई है, यहाँ गुप्ताओं के रूल में बनाई गई थी 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी एडी के बीच में। और थोड़ी सी पेंटिंग्स आपको 6th सेंचुरी की हिंदू केव्स में भी, जो बादामी कर्नाटका में देखने को मिलते हैं, वहां पे भी आपको देखने को ये मिलेगी। अब इसमें थीम क्या होती थी, थीम आपकी शिवा की भी देखने को मिलेगी, जो लॉर्ड शिवा उसकी पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। पन्ना मलाई जो आपका कैलाशन तार जो कांचीपुरम में है, वहां पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो 9th सेंचुरी के जो जैन केव थी सित्तानावसाल में तमिलनाडु में, वो ये मार्वलस एग्जाम्पल है किसका, लोटस पॉन्ड पेंटिंग। यहाँ पे आप पिक्चर देख रहे हो ना, ये लोटस पॉन्ड पेंटिंग वॉल, जो आपकी सरफेस वॉल पे बनाई गई है, टॉप वॉल पे ये बनाई गई है, ये आपका एक मार्वलस एग्जाम्पल देखने को मिलता है, ठीक है। मोनेस्ट्री जो आलची मोनेस्ट्री है आपकी, इसे बोला जाता है ओसेस ऑफ ब्यूटी बोला जाता है। ये आपका कहाँ पे, लद्दाख में है। ये आलची पेंटिंग्स वहां पे देखने को मिलती है, और उसका एक एग्जाम्पल है ग्रीन तारा। ये आपकी ग्रीन तारा आलची पेंटिंग्स का उदाहरण है, ठीक है। आलची मोनेस्ट्री ये आपकी यहाँ पे पिक्चर, ये है आलची मोनेस्ट्री की है, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा रानी वेलु नाचियार
के बारे में ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि इनकी बर्थ एनिवर्सरी थी, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने इनको ट्रिब्यूट दिया। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, ये पहली क्वीन थी जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ा। ठीक है, दूसरी तमिल सिने किस नाम से जानते हैं, वीरा मंगाई के बारे में नाम से जानते थे। और वीरा मंगाई का तमिल उसमें अर्थ होता है कि ब्रेव वुमेन, ब्रेव वुमेन बोलते हैं, यानी कि वीरांगना। जो हमारी झांसी की रानी थी उन्हें वीरांगना बोलते थे, जो लड़े। ठीक है, जिसमें हिम्मत हो, जज्बा हो लड़ने को, उसे वीरांगना बोला जाता है। तो इसका मतलब ब्रेव वुमन, वीरांगना। ठीक है, वीरा मंगाई। ठीक है, अब इनकी शुरुआती लाइफ के बारे में अगर हम जान ले, प्रिंसेस थी। किसकी प्रिंसेस थी, जो रामनाथपुरम था उसकी ये वो थी, प्रिंसेस थी। ठीक है, और ये इकलौती बच्ची थी किसकी, वहां के राजा की, जो चेल्लामुथु विजय रघुनाथ सेतुपति थे, उनकी ये इकलौती लड़की थी। ठीक है, अब इनके स्किल्स के बारे में जान लेते हैं, इनके पास क्या क्या स्किल्स थी। इन्होंने वेपन्स का यूज अच्छी तरह से सीखा हुआ था, मार्शल आर्ट में बहुत ज्यादा निपुण थी, जिसमें से वलारी, वलारी एक तरह का आपका तमिल ट्रेडिशनल हथियार होता है, जो आपकी बूमरैंग की तरह होता है। जो मोगली आपने कहानी देखी होगी, मोगली सीरियल देखा होगा बचपन में, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला है, उसके पास जो बूमरंग होता था, वो बूमरंग टाइप के हथियार होता है जिसे हम वलारी बोलते हैं, उसे चलाने में निपुण थी। सिलम्बम, सिलम्बम एक तरह का स्टिक से फाइट करने वाले जो होती है, फाइट की जाती है, उसका सिलम्बम होते उसमें निपुण थी। हॉर्स राइडिंग में यानी कि घुड़सवारी में बहुत निपुण थी। आर्चरी में, धनुर्विद्या में ये बहुत ही अच्छी तरह पारंगत थी। ठीक है, अब ये इसमें इंडियन लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा आती थी। अपनी लोकल लैंग्वेज जो नेटिव लैंग्वेज, उसमें तो ये पारंगत थी, मगर उसके अलावा फ्रेंच लैंग्वेज भी जानती थी, इंग्लिश भी जानती थी, उर्दू भी जानती थी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह प्रोफिशिएंसी थी। और उनकी शादी जो है शिवगंगाई से हुई थी, जो राजा थे शिवगंगाई, ये उनकी पिक्चर लगाई हुई, उनसे इनकी शादी हुई थी। अब सक्सेशन क्या हुआ, जब इनके हस्बैंड की मृत्यु होगी 1780 में, तो ये इनके बाद इन्हें ही उत्तराधिकारी बनाया गया, तो इन्होंने सक्सीड किया उन्हें। इनके हाथ में जो पावर थी, अब एडमिनिस्ट्रेट, क्योंकि ये तो लड़ने में विजयी थी, तो इन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन की पावर 1780 में अपने भाइयों मराठूस को दे दी थी, जिन्हें मराठू ब्रदर्स भी बोला जाता था। अब इनकी मृत्यु जो हो गई थी 25 दिसंबर 1796 में हो गई थी। इनके नाम से पोस्टेज स्टाम्प भी मतलब रिलीज किया गया था 2008 में, इन्हें सम्मान देने के लिए। ठीक है, अब अगला आर्टिकल हम एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में अप्पू भी बोल सकते हैं, अप्पू राजा। ठीक है, अप्पू राजा मूवी आपने देखी होगी, तो जस्ट जोक अपार्ट, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी मिल गई है, इसकी प्रेसिडेंसी टेक ओवर कर ली है, जो जनवरी 2023 में इसकी प्रेसिडेंसी मिल जाएगी। ठीक है, यानी कि लीडरशिप मिल जाएगी। अब इसके बारे में जानते हैं, तो इसकी लीडरशिप कौन अगुवाई करेगा, इंडिया कर रहा है, मगर रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह इसके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जिसे इंचार्ज बनाया गया है, चार्ज दिया गया है सेक्रेटरी जनरल पद का। और ये हमारे पास कितने साल तक रहेगी, 4 साल तक का इनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन से 32 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में, बहुत अच्छी जगह है, जाइए। ठीक है, अब ये ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन है। ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन का मतलब होता है कि जो कि कोऑपरेशन प्रमोट करती है किसी एक स्पेसिफिक रीजन्स के बारे में, स्पेसिफिक रीजन्स के ऊपर कोऑपरेशन को प्रमोट करते हैं, उसे ओनली रेस्ट्रिक्टेड यूनियन बोला जाता है। ये किसके अंडर आती है, यूनिवर्सल पोस्टेज यूनियन जो है उस रीजन के अंदर ये काम करेगी। ये स्पेशलाइज एजेंसी किसकी है, यूपीयू यानी कि यूनियन पोस्टेज से यूनाइटेड नेशंस की है। ठीक है, इसके जो जनरल सेक्रेटरी है वो आपके यूनियन की एक्टिविटीज को लीड करेंगे। ठीक है, अभी 3 बॉडीज से मिलकर बनी है अप्पू जो है, कांग्रेस से, इसके कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस मतलब एक सभा जिसमें बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी वो हस्ती होती है, वो कांग्रेस कहलाती है, जैसे कि आपकी यूएस की कांग्रेस है। ठीक है, अब ये कांग्रेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी और अप्पू ब्यूरो होगी, इससे मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब इसका एम यही है कि आपकी हेल्प एक्सटेंड करेगी, फैसिलिटेट करेगी, इंप्रूव करेगी रिलेशंस को। ठीक है, किसके बीच में, मेंबर कंट्रीज के बीच में, ये कोऑपरेशन प्रमोट करेगी, किससे, पोस्टल सर्विसेज में। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस कांग्रेस चल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये वो वाली कांग्रेस नहीं, आईएनसी नहीं है, ये राहुल गांधी वाली नहीं है, ये है इंडियन नेशनल साइंस, सॉरी, इंडियन नेशनल, सॉरी मैं ही गलत बोल रहा हूँ, इंडियन साइंस कांग्रेस है। ये न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि इसका 108
108वीं कांग्रेस को एड्रेस किया गया सेशन था, 108वां सेशन था इंडियन साइंस कांग्रेस का। हालांकि आज के टाइम में इररिलेवेंट हो गई है, मगर इसको रिवाइव करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, मगर इसके बारे में पढ़ते हैं। इसकी थीम थी इस बार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमें करना ही है, मगर वुमेन्स को भी हमें एम्पावर करना है। वुमेन के बगैर एम्पावर हुए बगैर साइंस को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। बढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। साइंस इसमें क्या होता है कि ये जो कांग्रेस है, अब देखो कांग्रेस है इसका मतलब एक सभा है, एक तरह की यूनियन है। तो इसमें तो कोई ना कोई तो इकट्ठे होंगे, और इकट्ठे होंगे तो बड़े बड़े जगह से ही आएंगे लोग। बड़ी बड़ी जगह से कौन आ रहे हैं? साइंटिस्ट आएंगे, क्योंकि साइंस है। रिसर्चर्स आएंगे और साइंस के टीचर्स आएंगे, बड़े बड़े कॉलेजों से, आईआईटी से, आईआईएम से प्रोफेसर आएंगे जो साइंस पर काम करेंगे, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। तो एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि इनके बीच में इंटरेक्शन होता है, अपनी नॉलेज का आदान प्रदान होता है। ए बी से सीखता है, बी सी को अपनी नॉलेज देता है, सी उसे ग्रहण करता है और अपने आइडियाज को भी देता है। यानी कि इसमें एक्सचेंज होता है, इंटर एक्सचेंज होता है आइडियाज का, डिफरेंट डिफरेंट कॉलेज के बीच में, यूनिवर्सिटीज के बीच में, रिसर्चर्स के बीच में, साइंटिस्ट के बीच में, स्टूडेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जनरल पब्लिक भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है और अपने आइडियाज को शेयर कर सकती है। ठीक है, अब जो ये इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है, ये एक तरह की इंडिपेंडेंट बॉडी है। ये अपना आप ही अपना जो है बजट वो करती है, अरेंज करती है, और ये कांग्रेस को अरेंज कराती है। और ये किसके अंडर आती है? इसे सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है? डीएसटी के द्वारा, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे अरेंज किया जाता है। मगर इसका डिक्लाइन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें बेफालतू का डिस्कशन होता है, सीरियस मैटर्स पे डिस्कशन होता ही नहीं है, इधर उधर की बातें उठ जाती है। कई लोग भावुक होते हैं कांग्रेस को लेकर, कांग्रेस का जैसे नाम आता है तो राहुल गांधी समझ लेते हैं, उस पर डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। स्यूडो साइंस पे ज्यादा, यानी कि भूत प्रेत आत्मा है, इन चीजों पे ज्यादा विश्वास, मतलब जो इन चीजों, ये मुद्दे डिस्कस होते हैं। और ऐसी चीजों पर क्लेम किया जाता है कि कोई भी चीजों पे मतलब डिस्कशन होने लगेगा जो कि बिल्कुल बेबुनियादी है। ठीक है, यहाँ पे यूजफुल आउटकम्स आते ही नहीं, बहस होती है बिना मतलब चाय कॉफी पी के अपना लोग निकल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो जो क्रेडिबल साइंटिस्ट है वो इन चीजों को अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो तो अपनी उस पर ज्यादा फोकस करेंगे ना, रिसर्च पे। ठीक है, ज्यादा फोकस करेंगे तो इस चीज में क्यों ध्यान, तो आते ही नहीं, जब आएंगे नहीं तो अच्छे अच्छे मुद्दे डिस्कस नहीं होंगे। तो इसलिए इसमें आपका एक अल्टरनेटिव फोरम डेवलप करने की बात की जा रही है जो इसको रिवाइव करेगी। ठीक है, तो अगला आर्टिकल हमारा परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो कि स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल इंडिया ने रिलीज किया है, वो मतलब उसने ये बताया कि पहली बार परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स जो शुरू के मंथ में, जनवरी के उसमें, मतलब ये शुरू जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को मेजर करता है, उससे पहले जो उस आंकड़ा आने से पहले रिलीज कर दिया जाता है। तो उसने बोला है कि पहली बार जो ये आंकड़ा है 57.8 को टच करा है। हाईएस्ट रीडिंग है अक्टूबर मंथ की, अक्टूबर 2020 की। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इस तरह से ये ऐसे चल रहा है। आपने देखो ये, आप पहली बार यानी 57.8, ये आपका देखो यहाँ पे जनवरी में, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कि अक्टूबर से हाईएस्ट है। अक्टूबर में कितना गया था? 55 गया था। उसके बाद अभी कितना गया? 57 गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब ये किस चीज को, मैन्युफैक्चरिंग के, हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो रही है, सर्विसेज कितनी डेवलप की जा रही है, रैंक कितनी की जा रही है, उसको ये मेजर करता है, यानी कि उसको ये मापता है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये रिलीज किया जाता है, वो हर एक मंथ के शुरू में रिलीज किया जाता है। ये इंडिकेटर है कि बिजनेस एक्टिविटीज को मापने का एक पैरामीटर है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में कितना आपका एक्टिविटी हो रही, उसको एक्टिविटी को मापता है, बिजनेस एक्टिविटी को। अब ये 100 से 0 से 100 के बीच में ही इसका मापदंड होता है, यानी कि इसका नंबर होता है। जब इसकी वैल्यू आपकी 50 से ज्यादा होगी, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस एक्टिविटीज का, यानी कि बहुत अच्छी बात है। और 50 से कम होगी तो इसका मतलब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। 50 है तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, मतलब स्टैग्नेंट है। ठीक है, ये अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमी एक्टिविटीज को मेजर करने का, ये इसमें बताया गया है, ज्यादा खास नहीं था। अगला आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वीरो वॉर। वीरो वॉर के बाद आपने हार्वी वॉर सुना होगा, कार्नी वॉर सुना होगा, इस तरह से सुना होगा ना। वॉर से मतलब खाने वाले, एक तरह का एक कम्युनिटी हो गई। ठीक है, वीरो, अब वीरो का मतलब है यहाँ से वायरस। ठीक है, तो वीरो वोर, जैसे कार्निवोर, हर्बीवोर, तो वीरो वोर। तो यहाँ पे बात अब क्या आती है कि एक रिसर्चर्स ने ये फाउंड किया कि पहला ऐसा वायरस एक तरह का फाउंड किया है जो कि आपका दूसरे वायरसेस को खाता है।
तो इसे बोला गया है वायरसेस को खाने वाले को ही वीरोवोर बोला गया है। वीरो मतलब वायरस, वोर मीन्स खाने वाला। ठीक है, हर्बी जो हर्ब्स को खाता हो, कार्नो जो आपके कैरेकस को खाता हो, मतलब बॉडी को खाता हो, जो नॉन वेज खाता हो। तो इस तरह से वीरो मतलब वायरस को खाने वाला ऑर्गेनिज्म के जो वायरस को खाता हो। अब इसका बहुत उपयोगी होगा ये तो। अब उपयोगी किस सेंस में होगा हम यहाँ पढ़ते हैं। ये रिसर्चर्स ने फाइंडिंग्स निकाली है और इससे बताया जा रहा है कि इसका बहुत बड़ा रोल होगा हमारी फूड चेन में। ठीक है, फूड चेन को बहुत ही अच्छी तरह से मतलब मैनेज किया जा सकता है, अच्छी तरह से उसको डेवलप किया जा सकता है। बहुत बड़ा रोल होगा। रोल कैसा होगा वो हम जानते हैं वीरोवॉर के बारे में, कि ये जो एक्चुअल स्पीसीज है वो प्रोटिस्ट उससे रिलेट करती है। प्रोटिस्ट का मतलब कि एक जो प्रोटिस्ट होता है वो यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। अब ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होती है? ये यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसी ऑर्गेनिज्म है जिसके पास जो सेल होती है ना, उसमें सेल में सेंटर में न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये ध्यान है, यूकारियोटिक इसलिए इसे प्रोटिस्ट बोला जाता है। ठीक है, प्रोटिस्ट ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट कम्युनिटी से बिलोंग करती है, प्रोटिस्ट स्पीसीज से बिलोंग करती है। कौन सी? वीरोवोर। ठीक है, तो ये आपका एक और चीज ध्यान रखने वाली है, जो यूकारियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है, प्रोटिस्ट होती है, वो ना तो एनिमल होती है, ना प्लांट होता है, ना ही फंगस होता है। ठीक है, ये आपकी टाइप की ऑर्गेनिज्म है, ना तो एनिमल होगा, ना प्लांट होगा, ना फंगस होगा। ये दूसरी टाइप की ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसको प्रोटिस्ट बोला गया। जो कि फीड करती है, खाती है, जिंदा रहती है, किस पे? वायरसेस पे जिंदा रहती है, इसलिए इसे वीरोवोर बोला गया है। वायरोवोर बोल दो, वीरोवोर बोल दो, जिसको जैसी इंग्लिश पसंद ऐसी बोल दो। जो अंग्रेज बनना चाहता हो वीरोवोर बोल दो। ठीक है, और न वायरोवोर बोल दो। ठीक है, ये वायरस स्पीसीज, वायरस ईटिंग स्पीसीज है, इसलिए इसे वीरोवोर कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। इसे जो स्पीसीज किसके अंदर आती है? हाल्टेरिया के अंदर आती है। हाल्टेरिया क्या है? माइक्रोस्कोप इस स्कोपिक सिलिएट्स है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक सिलिएट्स क्या होते हैं? जो माइक्रोब होते हैं, हाल्टेरिया माइक्रोब होते हैं, जो कि इनका कॉमन जीनस किससे होता है? प्रोटिस्ट कम्युनिटी से होता है। जो कि आपके क्या होते हैं? हेयर लाइक सीलिया होते हैं। ये आपका क्या? हेयर लाइक सीलिया की वजह से ये वाटर में अपना प्रजनन क्रिएट करता है। अब वाटर में प्रजनन क्रिएट करेंगे तो वहां पे फ्रेश बॉडी वाटर में आपकी पॉपुलेशन को बढ़ा लेते हैं, और पॉपुलेशन जब वाटर में बढ़ जाएगी तो वहां पे जो आपके वायरस होते हैं वाटर में, उनको ये खाते हैं। अब ये किस चीज से मिलके बने होते हैं? न्यूक्लिक एसिड से, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, क्योंकि वाटर में तो ये सब चीजें होगी ना। ठीक है, अब ये बहुत नंबर में इन्फेक्शियस क्लोरोवायरसिस जो है अपनी बना लेते हैं, ये खाते हैं। जो क्लोरोवायरसिस है उनको खाते हैं, जो कि आपकी इसकी हैबिटेट कहाँ पे मिलती है? एक्वेटिक लाइफ में इसकी हैबिटेट मिलेगी, एक्वेटिक यानी कि पानी में मिलेगी। क्लोरोवायरसिस कौन होते हैं? ये इन्फेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक ग्रीन एल्गी को, ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, यही है इसमें कंज्यूम करना, ग्रो करना है, साइज में ग्रो करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये सब बोला गया है। ये वायरस इसकी खाली डाइट है। इसके जो इसकी वायरस जो डाइट होती है, जो डाइट जिसको खाते हैं, वायरोवोरी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसकी फिजिकल ग्रोथ होती है इन्हें खाने से, पॉपुलेशन ग्रोथ होती है ऑर्गेनिज्म की, तो ये सब इसमें बोला गया है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।